नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद को। यदि हम छायावाद को देखें तो यह आधुनिक काल के द्विवेदी युग के बाद प्रारंभ होता है और इसका समय है 1918 से 1938। यहाँ पर गलत लिखा है, 1981 लिखा है, यहाँ पर ठीक कर लेना। 1918 से 1938 छायावाद का समय माना जाता है। अब छायावाद के समय को लेकर विद्वानों के भी अपने अपने मत हैं, जिन्हें कि हमें जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद का समय है वह 1875 होना था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ भी 1875 से 1918 छायावाद की समय सीमा मानते हैं और ये संवत में मानते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा संवत वर्ष निकल आता है। ठीक है, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने इसके उदय को द्विवेदी युगीन कविता के विरुद्ध तथा अंग्रेजी और बांग्ला कविताओं के प्रभाव के फलस्वरूप उदित काव्य मानते हैं। ठीक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि जो छायावाद है वह द्विवेदी युगीन काव्य के विरोध में रचा गया और इस पर प्रभाव रहा अंग्रेजी और बांग्ला कविताओं का। ठीक है, जिसका कि यह परिणाम है छायावाद। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसकी समय सीमा 1920 से 1938 मानी है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, जिन्होंने कि छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 मानी है। ठीक है, और छायावाद को दो महायुद्धों के बीच की कविता कहा जाता है। यानी कि जब हम छायावाद को देखते हैं तो जब छायावाद का आरंभ होता है तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और जब छायावाद अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है तो द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ होने ही वाला होता है। इसलिए इसे दो महायुद्धों के बीच की कविता कहा जाता है छायावाद को। ये बात आप ध्यान में रखना। अब छायावाद को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें कि पता होना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि परीक्षाओं में सीधा कोई भी परिभाषा देकर पूछ लिया जाता है कि यह किस विद्वान की है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा छायावाद को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत कथन, अर्थात छायावाद अभिव्यंजना की एक शैली विशेष है। ठीक है, तो ये कथन था रामचंद्र शुक्ल का, जैसे कि आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आते हैं, जिनका की कहना है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। अर्थात छायावाद एक अभिव्यंजना की पद्धति है, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद इसे छायावाद को अभिव्यंजना की पद्धति मानते हैं। ठीक है, इसके बाद रामकुमार वर्मा आते हैं, जिनका की कहना है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो इसे आप कंठस्थ कर देना। इसके बाद शांतिप्रिय द्विवेदी की परिभाषा है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, अर्थात छायावाद रहस्यवाद से भिन्न है। यानी कि शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को रहस्यवाद से भिन्न बताया है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा है, छायावाद के मूल में पश्चात रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उनकी भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ठीक है, तो ये थी अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं छायावाद को लेकर। इन सभी को आप कंठस्थ कर लेना, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं छायावाद के बारे में, जिनके बारे में कि हमें पता होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला है, हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका के अपने 4 किस्तों में लिखित हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख में किया था। यानी कि यदि हम छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोग को देखें तो इसका प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। और कब किया? 1920 में। और कहाँ किया? इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में इनका एक 4 किस्तों में लेख प्रकाशित हुआ, जिनके की एक लेख का शीर्षक था हिंदी में छायावाद। ठीक है, तो यहीं से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने झरना से छायावादी प्रवृत्ति का प्रारंभ माना है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि झरना जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यकृति है, उसी से छायावाद का प्रारंभ डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है, इसके बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जाएगा कि छायावाद
कि जो मतलब जो हमने कृति बताई झरना, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है या प्रथम प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। किसे? निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं छायावाद की विशेषताओं के बारे में। तो यदि छायावाद की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखें तो छायावाद में व्यक्तिवादिता को हटाकर खुलकर अपनी व्यक्तिक स्थिति और परिस्थिति की अभिव्यक्ति की गई। यानी कि छायावाद के जो कवि थे उन्होंने खुलकर अपनी जो परिस्थिति थी उसकी अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। और इसके बाद छायावाद में हमें प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण देखने को मिलता है। और छायावाद के जो कवि हुए उन्होंने नारी के प्रति पवित्र और पूज्य भाव की अभिव्यक्ति की है। ठीक है। यानी कि वे नारी को एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसके बाद अवसाद, निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति भी हमें छायावाद में देखने को मिल जाती है। इसके बाद अतीत के प्रति प्रेम और सरल जीवन के प्रति लौटने का भाव भी हमें छायावाद में देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो यदि हम जयशंकर प्रसाद को देखें तो इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1899 ईस्वी को वाराणसी में और इनका निधन हुआ 15 नवंबर 1937 को। इनके पिता थे बाबू देवी प्रसाद और इनकी माता थी श्रीमती मुन्नी देवी। ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है इनकी आरंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज काशी से तथा शेष शिक्षा घर पर ही हुई थी। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा थी वह क्वींस कॉलेज से हुई जो कि काशी में स्थित है, और जो इन्होंने अपनी शेष शिक्षा प्राप्त की वह घर पर ही की और घर पर रहकर ही इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। इसके बाद ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। जैसे कि मैंने ऊपर जिन 4 कवियों का नाम बताया उन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इनकी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान में रखना। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, विष्णु किसे कहा जाता है और महेश किसे कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इनकी काव्य कृतियों को यदि हम देखें तो सबसे पहली है प्रेम पथिक, उसके बाद करुणालय, फिर है महाराणा का महत्व, फिर है चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है। इन सबको आप याद कर लेना। इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है जिनमें कि सबसे महत्वपूर्ण है कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है तो इरावती आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है। सबसे पहला है उर्वशी, सज्जन, फिर है कल्याणी परिणय, फिर प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, फिर स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और धूपसामनी। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें आप याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि हम निराला को देखें तो इनका जन्म हुआ 29 फरवरी 1899 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का हमने देखा उनका जन्म हुआ था 1889 में और इनका कब हुआ? 1899 में। इन दोनों बातों का आप ध्यान में रखना। और इनके जन्म स्थल की यदि बात करें तो महिषादल रियासत बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 को। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे राम सहाय त्रिपाठी और माता थी रुक्मणी देवी और इनका मूल नाम था सूर्य कुमार। यदि पूछा जाएगा कि निराला का मूल नाम क्या था तो सूर्य कुमार आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में भी जिन्हें कि हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1920 में निराला यहाँ पर महिषादल होना था, महिषादल रियासत से कलकत्ता आकर रामकृष्ण आश्रम से प्रकाशित समन्वय पत्र के साथ जुड़े। ठीक है। इसके बाद उसके कुछ समय पश्चात ये मतवाला पत्र के साथ जुड़े और
1928 में वे कलकत्ता से अपने मूल गांव गढ़ाकोला लौटे। ठीक है, इसी बीच उन्होंने कलकत्ता जाकर रंगीला पत्रिका का भी संपादन किया और इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। ऊपर हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा, और निराला को छायावाद का महेश। ठीक है, इसके बाद यदि हम इनके कृति परिचय को देखें, सबसे पहले काव्य संग्रह को हम देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम इनके काव्य संग्रहों की बात करें तो सबसे पहला है अनामिका, फिर है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीतिगुंज और संध्या का काकली इनके महत्वपूर्ण कुछ काव्य संग्रह हैं, इन्हें आप याद कर लेना। इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है। सबसे पहला है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुली भाट, फिर है चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहानी संग्रहों की भी रचना की है। सबसे पहला है लिली, सखी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार इनके कहानी संग्रह हैं, इन सबको आप याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे छायावाद के अगले महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत। यदि हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ 20 मई 1900 को। ठीक है, और स्थान था इनके जन्म का कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, यानी कि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वह था गोसाई दत्त। ये बात ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोसाई दत्त। इसके बाद इनके पिता थे गंगादत्त पंत और माता थी सरस्वती देवी। ठीक है, और इनका निधन हुआ 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है, ये भी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक थे, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, और 7 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। किस उम्र से? 7 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, और 18 वर्ष की उम्र तक आते आते ये कवि के रूप में पहचान बना चुके थे। ठीक है, इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा। उसके बाद निराला को छायावाद का महेश और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ये तीनों बातें आप ध्यान में रखना कि छायावाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, इसके बाद नंद दुलारे, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा है। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। इसके बाद इनके कुछ काव्य संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही कालों में काव्य सृजन किया है। यदि हम इनकी छायावादी काव्य कृतियों को देखें, जो छायावाद में इन्होंने काव्य रचा, सबसे पहला है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन इनके छायावादी काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद प्रगतिवादी यदि काव्य संग्रहों को देखें तो इनमें है युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, और ये किस काल के हैं? प्रगतिवाद काव्य के। ठीक है, इसके बाद आती हैं छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री महादेवी वर्मा। यदि हम महादेवी वर्मा को देखें तो इनका जन्म सन 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता थी हेमरानी देवी। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? इनकी जो शिक्षा थी वे प्रयाग में ही हुई, और इनका निधन 1987 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में ही हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं महादेवी के बारे में। इन्हें छायावाद की 4 स्तंभों में से एक थी। ठीक है, ऊपर मैंने बताया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ थे। ठीक है, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसे याद रखना। ठीक है, इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आने से इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, निराला ने इन्हें विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक निर्भरता के लिए अथक प्रयास किए थे। ठीक है, इन्हें छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। ठीक है, छायावाद में यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण 4 कवि हुए, इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन सारों को आप याद रख लेना कि किसे ब्रह्मा कहा गया, किसे विष्णु, किसे महेश और किसे दुर्गा कहा गया। इसे याद रखना, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
इसके बाद यदि हम महादेव वर्मा की कृति परिचय में देखें तो सबसे पहले आता है इनके काव्य संग्रह। यदि इनके काव्य संग्रहों में देखें तो सबसे पहला है निहार, फिर है रश्मि, फिर है नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा और अग्नि रेखा। ठीक है, इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर लेना। इसके बाद रेखा चित्र और संस्मरणों की भी इन्होंने रचना की है, जिनमें सबसे पहले है अतीत के चलचित्र, फिर है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ठीक है, इन सभी को आप याद कर लेना। इसके बाद इन्होंने कुछ निबंध संग्रहों की भी रचना की है, जिनमें कि सबसे पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बाद है विवेचनात्मक गद्य, उसके बाद है साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, इसके बाद है संकल्पिता और क्षणाद। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कक्षा छायावाद को लेकर। और हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ये इसकी हमारी आज की अंतिम कक्षा थी। ठीक है, इसके बाद मैं आधुनिक काल को लेकर जो आगे रह रहा है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ, उसी फॉर्म में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके रिवीजन के लिए मैं एमसीक्यू की सीरीज़ लाने वाला हूँ, और इसी में हम आगे चलकर जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता है उसे भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है।